अभी तक एनसीईआरटी की क्लास में हम लोगों ने जो चैप्टर देखा है, अभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको करने के लिए। उसमें हम लोगों ने एक टाइम फ्रेम देखा था कि स्टोन एज, इसमें भी जैसे पाषाण काल बोलते हैं उसे, इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य, नव, एक यात्रा चल रही थी और इस यात्रा में डेवलपमेंट भी चल रहा था, विकास। थोड़ा सा विचार इस पे करना है हमें कि आखिर ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों है। अभी तक हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन लिया था उस चैप्टर से कि ये चीज़ें थी उसमें, लेकिन क्यों पढ़ें, क्या फ़ायदा आपको है। आप तो जा रहे हो ऑफिसर बनने, फिर आपको क्या फ़ायदा होगा इससे पढ़ के। जो डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है, यानी कि डेवलपमेंट का जो विकास का एक क्रम है, उसे अभी तक हमने पढ़ा और अभी आगे भी पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में हम लोग अब नगरों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तक हमने देखा है कि हम कृषि और पशुपालन तक पहुँच चुके हैं, एग्रीकल्चर और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स तक पहुँच चुके हैं, और अब लाइफ एक न्यू स्टाइल हमारे पास आ गई है लाइफ की। कहाँ हम लोग क्या थे, हंटर यानी कि शिकारी थे, फिर गैदरिंग, हंटर गैदरिंग, फिर उसके बाद से एग्रीकल्चर, और अब हम आएंगे सिटीज़ की तरफ। लेकिन यहाँ तक हमने क्या सीखा, क्या हम सीख सकते हैं इससे, आपका क्या यूज़ है, आपके लिए क्या यूज़ है इसका। तो सबसे पहले आउटकम हम देखते हैं कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन क्या होगा, एक प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एक प्रॉब्लम के रूप में आएगा क्योंकि आगे आप जाने वाले हो, तो वही प्रॉब्लम के रूप में आपसे अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप उसका सलूशन दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, तभी हम आगे आपको भेजेंगे। तो कैसे देखेंगे, उस समस्या को देखेंगे कैसे। तो जब तक आपको प्रोसेस नहीं मालूम है, यानी कि एक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, इस प्रक्रिया को आप नहीं समझ पाते हो, तो किसी भी समस्या को समझना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ शून्य में घटित नहीं होती, कोई भी चीज़ निर्वात में घटित नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आप से पूछा गया कि आप पॉवर्टी का यानी कि गरीबी का कुछ उपाय बताइए, ठीक है। या आजकल आप पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, तो कृषि क्षेत्र में सुधार बताइए, एग्रीकल्चर में सुधार बताइए। तो एग्रीकल्चर आज से तो शुरू हुआ नहीं, एग्रीकल्चर तो तब से चला आ रहा है। तो सुधार आप क्या करोगे, उसमें चेंजेस आप क्या करोगे, किस तरह से उसको मॉडिफाई कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आउटकम आ सकती हैं आपका। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो आपको हिस्ट्री सिखा रही है यहाँ पे। उस प्रोसेस से नहीं गुजरोगे, उन समस्याओं को फील नहीं करोगे जो समस्याएं पीछे के लोगों ने फील की हैं, तब तक ये आप आगे कुछ सोच नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि पास्ट के ग्राउंड पे ही फ्यूचर का बिल्डअप होता है, यानी कि जो भूतकाल के धरातल पे बैठकर ही भविष्य का निर्माण होता है, ठीक है। तो आप कैसे देखोगे इसको, इसी की यात्रा हम लोग कर रहे थे। अब यहां से क्या क्या आउटकम निकल सकता है डेवलपमेंट से। सबसे पहले क्या किया था उन लोगों ने, जो आप करोगे। डेवलपमेंट शुरू कैसे हुआ, कैसे आगे बढ़ी ये चीज। तो इसमें सबसे बड़ा काम था, रोल था किस चीज का, ऑब्जर्वेशन।
ठीक है। यानी कि उन लोगों ने क्या किया, चीजों को का अवलोकन किया, अवलोकन कहते हैं इसे। अब आपके सामने हमने बोला कि एक क्वेश्चन है कि कृषि में सुधार बताइए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस समस्या को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। एक सीक्वेंस बता रहे हैं कि ऐसे आप समस्या का समाधान आसानी से पाओगे। ऐसे ही आपके जिले में भी कोई प्रॉब्लम आएगी या आपके सामने कोई भी समस्या आएगी, तो उसका सबसे पहले क्या करोगे, उस पर जल्दी से उसका सलूशन बोल दोगे? नहीं, सबसे पहले क्या, उसको ऑब्जर्व किया जाएगा कि है क्या ये, पहले इसको समझा जाए, ठीक है। और क्यों ऑब्जर्व करना जरूरी है, क्यों नहीं डिसीजन दे देंगे? ऑब्जर्व करने से क्या क्या फायदा होगा? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि आपको वहां पे भेजा गया है परमानेंट सोल्यूशन देने के लिए, ये नहीं कि जाइए थोड़ा सा टेम्पररी व्यवस्था करके चले आइए, ठीक है। क्योंकि आपको वहां पे परमानेंट सोल्यूशन के लिए भेजा गया, तो पहले आप उसके बारे में जानोगे तभी तो कुछ कर पाओगे, तभी तो उस तक पहुंच पाओगे, उसके रूट को पकड़ पाओगे। यानी कि आपको ऑब्जर्वेशन से कहां तक पहुंचना है, उसके रूट में, यानी कि जड़ में, ठीक है। और यहां से जैसे आपने देखा कि इन लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे सबसे पहले क्या बनाए, टूल्स बनाए, औजार बनाए कुछ, चाहे वो हंटिंग के लिए था, चाहे वो शिकार के लिए था, फिर बाद में एग्रीकल्चर में और चीजों में काम आया। तो इस टूल से हम क्या समझे कि किस तरह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि तकनीकी का विकास कैसे हो रहा है, उस टूल्स के माध्यम से समझे, हम औजारों के माध्यम से समझे कि कैसे धीरे धीरे वो तकनीक का विकास करते जा रहे हैं, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आया कि देखिए वहां पे वो, अभी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि कपड़े तक बुनना सीख गए थे, ठीक है। पहले बड़े बड़े औजार बनाए, फिर छोटे बनाए, फिर उसमें हैंडल लगाना सीखा, और अब वो कपड़े तक बुनना सीख गए हैं। आगे जाके अब सिटीज के तरफ बढ़ेंगे। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर आज आपको करना है, तो पहले आज क्या है उसको जानोगे, तभी ना कर पाओगे उसमें आगे, है ना। अब आज के एग्रीकल्चर में क्या यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी के रूप में, आपको मालूम ही नहीं है, तो एडवांसमेंट क्या कर लोगे जाके? और पहले दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या सारे रीजन में एक ही तरह का डेवलपमेंट होगा? अगर आप इंडिया में ही चले जाओ, तो जो J&K का प्रॉब्लम है, क्या तमिलनाडु का भी वही प्रॉब्लम होगा? किसान की ही बात करें, एग्रीकल्चर की ही बात करें अगर हम, क्या गुजरात के जो किसान की समस्या है वही नॉर्थ ईस्ट के भी किसान की समस्या होगी? तो क्या करना पड़ेगा आपको? अलग अलग जगह के लिए अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? टूल्स हमने देखा तो उससे समझ में आया कि किस तरह से धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर पाएंगे, और ऑब्जर्व करने के बाद यहां तक पहुंचेंगे। अब देखिए टूल्स के बाद हमको क्या दिखेगा कि सिस्टम, सोसाइटी कैसी है। अब जैसी सोसाइटी होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना होता है। अब मान लीजिए आप अमेरिकन सोसाइटी में देख के आए कि बहुत बढ़िया कोई सिस्टम चल रहा है, और जोश में आकर के आपने क्या किया, इंडियन सोसाइटी में जाकर के उसको इंप्लीमेंट कर दिया, तो वो वाइबल है कि नहीं है, वो चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, ये देखना ज़्यादा जरूरी है पहले, कि हमारे सोसाइटी उसको एक्सेप्ट भी करेगी कि नहीं करेगी। टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़ गई है, ठीक है। अभी तो हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, आप डेवलप्ड कंट्री में जाओगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो हमारे यहाँ अभी नहीं है। तो क्या हम सारी चीज़ों को ले आके यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं? पहली चीज़। दूसरा चीज़, अपने कंट्री में भी क्या सारे रीजन में उसको चलाया जा सकता है? जैसे एग्जाम्पल के रूप में मेट्रो है, बहुत अच्छी चीज़ है, शहरों में मेट्रो चलाई जा रही है। तो क्या हम दंतेवाड़ा और छत्तीसगढ़ में और झारखंड वगैरह में ले जाके सीधे इंप्लीमेंट कर दें उसको, कि नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है, सीधे डेवलपमेंट कर देते, मेट्रो चला दो, वहां डेवलपमेंट तेज हो जाएगा, सारे नक्सलवादी जो है वो मेट्रो से जाएंगे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा,
कर सकते हो क्या? तो क्या करना होगा, हमें ऐसे इंट्रोड्यूस तो करना है, टेक्नोलॉजी तो है, अच्छी बात है, लगाना भी है, ऐसा नहीं कि उन लोगों के पास नहीं होनी चाहिए, उन लोगों के पास भी एक्सेस होना चाहिए इस चीज़ का, लेकिन उसको करने से ऐसा तो है नहीं कि केवल दिल्ली वालों को मेट्रो में बैठने का अधिकार है और बाकी लोगों को नहीं है। होना चाहिए, सबको होना चाहिए, लेकिन कब होना चाहिए और किस सिचुएशन में होना चाहिए ये हमें जानना ज़्यादा जरूरी है। वो सब कैसे आएगा, जब आपका ऑब्जर्वेशन बढ़िया होगा और उस सोसाइटी की समझ आपको होगी। तो धीरे धीरे आप जब ये यात्रा कर रहे हो तो इसमें सोसाइटी का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले क्या थे, वो लोग घुमंतु थे, नोमैडिक थे, इधर उधर घूमते थे, फिर क्या हुए, धीरे धीरे जब कृषि का विकास हुआ तो इकट्ठा होना शुरू हुए, एक जगह रहना शुरू किया, यानी कि अब क्या आ गया, जीवन में अस्थायित्व आ रहा है। और जब अस्थायित्व आता है तो क्या होता है, हमने बताया था कि उसी के साथ बहुत सारे रीति रिवाज भी डेवलप होंगे, उनके कुछ मान्यताएं भी डेवलप होंगी। और हमने पढ़ा था अभी, शवाधान देखा था, यानी कि जो कब्र में दफनाया गया था उसको, उसका कुछ मान्यताएं थी उनकी, एक स्पेशल तरीके से वो अपना डील कर रहे थे। तो इन चीज़ों को अगर आप नहीं जानोगे तो सोसाइटी में रिफॉर्म कैसे ले आ पाओगे, या उन तक वो चीज़ों का प्रॉफिट कैसे दे पाओगे जो उन तक पहुंचना चाहिए। तो ये यात्राएं हमको बताती हैं कि हम किसी क्वेश्चन को या किसी प्रॉब्लम को, अभी आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है लेकिन आगे चल के वही प्रॉब्लम के रूप में चीज़ें आएंगी। तो जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं बेसिकली वो साइंस टेक, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नहीं है, वो बेसिकली आपके सामने प्रॉब्लम है आपको जानने के लिए। और मोस्टली बच्चे गलती यहीं पे कर रहे हैं कि वो साइंस टेक लिखते समय केवल साइंस टेक ही लिखते हैं, उनको लगता है हाँ हम पास हो जाएंगे यहाँ पे। अगर सब्जेक्ट में पास हो करना होता ना तो एक सब्जेक्ट रख देते, लिख दो पास हो जाओ, है ना, उसी सब्जेक्ट का टेस्ट ले लेते, क्या दिक्कत थी। लेकिन आपसे किस चीज का टेस्ट लिया जा रहा है, जनरल स्टडी का, यानी कि सब चीजों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज का टेस्ट कर रहे हैं। और उस नॉलेज के माध्यम से आप जब भी क्वेश्चन का नेचर देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेके मेंस का डिस्कस भी करेंगे हम लोग कि कैसे वो आपको जानना चाह रहे हैं। उनको साइंस टेक्नोलॉजी से मतलब नहीं, वो आपसे ज्यादा जानते हैं। आप क्या बता पाओगे उनको 150 वर्ड में, या इकोनॉमिक्स में क्या ही बता पाओगे, या ज्योग्राफी में क्या ही बता पाओगे। आप हो विद्वान उतने, वो तो प्रोफेसर्स हैं, है ना, तो वो तो आपसे ज्यादा ही जानते हैं। वो आपको जानना चाहते हैं बेसिकली कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे या नहीं, आप सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे या नहीं। और ये मोस्टली लोगों के कॉपी में नहीं दिखता है, और ये जब तक नहीं दिखेगा तो आपके साइंस टेक और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री से उनको कोई मतलब नहीं है। लेके बैठे रहिए अपने घर पे अपना ज्ञान, ठीक है, उनको नहीं चाहिए ऐसे लोग। यूपीएससी ने क्लियर लिख रखा है अपने सिलेबस में, ठीक है, आप उसके साइट पे जाके पढ़ भी सकते हैं, उन्हें कौन लोग चाहिए। तो यहां पे हम इसके बाद क्या देखेंगे, यहां का कल्चर कैसा है, समझ में आया कि यहां के कल्चर के बारे में जब ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो साथ साथ कल्चर में भी बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब धीरे धीरे सोसाइटी कैसी हो रही है, कॉम्प्लेक्स हो रही है, जटिल होती जा रही है। अब जब समाज जटिल होगा तो उसके जो कल्चर होंगे, यानी कि सांस्कृतिक जो विकास होगा, वो भी तो अब अलग तरीके से होगा। और अलग अलग रीजन में अलग अलग जलवायु है, अलग अलग जलवायु क्षेत्र है, तो उसी हिसाब से उन पर प्रभाव भी पड़ेगा और उसी हिसाब से उनका कल्चर भी डेवलप होगा, संस्कृति डेवलप होगी। चाहे वो उनके फूड हैबिट्स हो, चाहे उनके खान पान का हो, चाहे उनके पहनावे का तरीका हो, ठीक है, चाहे उनके त्योहारों का मनाने का तरीका हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, लेकिन चीजें क्या होती हैं, वे तरीके में बदलाव हो जाता है ना। जैसे फसल कटने पर कोई त्योहार अपने यहां मनाया जाता है, क्या नाम है उसका, क्या, ओणम, हाँ बैसाखी, इधर बैसाखी, लेकिन वही त्योहार का अलग अलग जगह नाम है कि नहीं है। और आपसे यूपीएससी में पूछा जाता है ना, कि क्यों पूछा जाता है, क्या मतलब है, आप फसल काटने वाले थोड़ी हो, या जिले में जाके आप फसल थोड़ी काटोगे। वो क्यों पूछ रहे हैं, वो जानना ये चाहते हैं कि आप अवेयर हो कि नहीं, ठीक है, इस चीज से अवेयर हो कि नहीं, क्योंकि कल को आपकी पोस्टिंग केरल में भी होगी, कल को आपकी पोस्टिंग असम में भी होगी। अब वहां लोग बिहू मना रहे होंगे, आप सोचोगे पता नहीं क्या है ये,
हमारे यहाँ तो बैसाखी मनती है ना। तो ये चीजों की समझ होने के लिए, सामान्य समझ होने के लिए, और ये चीजें रटनी ना पड़े, तो इसके लिए आपको विकास का क्रम समझना पड़ता है। और विकास का क्रम समझोगे तो धीरे धीरे वहां के कल्चर और आर्ट्स और वहां की चीजों को अपने आप प्रिडिक्ट करना शुरू कर दोगे कि यहां पे ऐसा ही होगा। जैसे आप देखो, जो ठंडे इलाके हैं, अगर आप जनरल चीज एक देखो तो वहां के लोग कैसे कपड़े पहनते होंगे? गर्म कपड़े ही पहनेंगे ना। समझ आ रही है बात? और तमिलनाडु में आप फैक्ट्री खोल दो एक गर्म कपड़ों की, ठीक है, या आउटलेट खोल दो, कितना बिकेगा? वो जरूरत ही नहीं है। समझ आ रही है बात? तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम नहीं जानते हैं, इस प्रोसेस को नहीं समझते हैं, तो हम अपने समस्या को भी टैकल नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू इस समय चल रहा है वो क्या है? आप लोग एक टर्म बहुत सुनते होंगे, अब आप पढ़ते हो ना, इको सिस्टम। अब देखो, जो उनके टूल्स थे या जो उनके रीति रिवाज थे, अभी तक आपने जो पढ़ा, जो समझा, क्या वो इको फ्रेंडली थे? बताइए। इको फ्रेंडली है? जैसे पॉट बना रहे, मान लीजिए बर्तन बना रहे, किस चीज का बना रहे वो लोग? मिट्टी का। क्या उससे कोई नुकसान होने वाला है? फिर से टूटेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखें, टूल्स किस चीज का बनाते थे ज्यादा? वो स्टोन का, हड्डियों का, ठीक है, और लकड़ी का। ये तीनों ही बायोडिग्रेडेबल है अपना, उसी में चला, लकड़ी और हड्डी तो बायोडिग्रेडेबल है, और बाकी स्टोन भी मिट्टी में ही मिल जाएगा, ठीक है, काइंड ऑफ सॉइल ही है वो, धीरे धीरे टूट के मिट्टी बन जाता है उससे। तो क्या आप आज के टेक्नोलॉजी को देख रहे हो? आज की टेक्नोलॉजी में हम लोग क्यों परेशान हुए? अपनी ही डेवलपमेंट में फंस गए, खुद ही डेवलप किया और उसी में ट्रैप हो गए। ये ग्लोबल वार्मिंग किसकी देन है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ही देन है ना। और किसने किया? ये हम ही ने किया। तो आपसे ज्यादा एडवांस तो वो लोग हैं जो डेवलपमेंट के प्रोसेस को आगे के तरफ लेके जा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? रेट्रोवर्ट हो रहे हो, विपथगामी हो रहे हो। कैसे? अपना नुकसान कर रहे हो ना। आपके सिविलाइजेशन पे संकट आ रहा है, सभ्यता पे संकट आ रहा है कि हम कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए, कहीं ये प्रॉब्लम ना हो जाए। अक्सर न्यूज़पेपर निकलता रहता है, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ये देश डूब जाएगा, एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगी, फिर फूड नहीं मिलेगा। क्लाइमेट चेंज होगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जो प्लांट उस क्लाइमेट में, उस जलवायु में उगने के लिए थे, वो क्या इस जलवायु में उग पाएंगे? नहीं उग पाएंगे। तो खाओगे क्या? प्लास्टिक? बताइए। तो हमें हमारा डेवलपमेंट किस तरह का होना चाहिए? इको फ्रेंडली होना चाहिए। और इसीलिए हमको इस डेवलपमेंट के प्रोसेस को समझना पड़ता है कि आप उसमें से कैसे निकालोगे अपने। अब जब वे फॉरवर्ड दे रहे होगे, जब अपना निष्कर्ष दे रहे होगे, सबसे ज्यादा ध्यान एग्जामिनर का निष्कर्ष पे ही होता है, क्योंकि उसी में आप दिखते हो, ठीक है, वहीं पे मार्किंग होती है पूरी। बाकी तो सब इंफॉर्मेशन है, वो तो कोई भी निकाल लेगा, गूगल पे डालो, आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां निकल जाएगी, ठीक है। जब निष्कर्ष आप लिखते हो तो उसी निष्कर्ष में आपका व्यू होता है और वहीं से आपका इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो जब आप वे फॉरवर्ड दे रहे होगे, यानी कि जब आप अपना निष्कर्ष दे रहे होगे, तो उसमें क्या निष्कर्ष दोगे कि विकास, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो या अर्थव्यवस्था में विकास का क्रम देखा जाए, हर कंडीशन में वो कैसा होना चाहिए? इको फ्रेंडली होना चाहिए। और बार बार हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास कैसी संकल्पना है कि अपने लिए भी जियो और जो आने वाली जनरेशन है उनको भी जीने दो। और ये कहीं ना कहीं इनमें दिखाई देता है कि नहीं? अगर इन लोगों ने वही काम कर लिया होता तो आज आप यहां होते?
नहीं होते ना। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं कि जो फ्यूचर में आने वाले हैं उनको भी चैन से जीने दीजिए। ठीक है, इतना मत एडवांस हो जाइए कि एडवांसमेंट ही आपको खा जाए। एक भस्मासुर की कहानी सुना होगा ना आपने, कि शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया, वो उन्हीं पे ट्राई करने लगा। तो इतना ज्यादा एडवांसमेंट मत कर ले कि हम भूल जाएं कि हमको फूड चाहिए। एसी में लाख बैठे हैं और 3 दिन भूखा बैठा दिया जाए, मजा आएगा एसी में? तो सबसे जो बेसिक चीज है वो तो हमें चाहिए ही। समझ आ रही है? और आज आप यहां बैठे हो, आप इमेजिन करो जिनके पास ये रिसोर्सेज नहीं है। आपके यहां कितने लोग बीपीएल की श्रेणी में आते हैं? अरे इकोनॉमिक में डेटा तो पढ़ा होगा, कितना %? आप बताइए मैम। किसी को नहीं पता? ये कितना %? मैथ्स आती है आप लोग थोड़ा बहुत? चलिए 21%। ठीक है, 140 करोड़ का 21% निकाल जल्दी बताओ। पेन चला, बाप रे गजब आई है। सो यार कैसे अपना घूस उस कैलकुलेट करोगे? जल्दी बताओ, 140 करोड़ का 21% कितना हुआ? अरे 20 मान लो। कितना? 29 करोड़ 40 लाख। ये तो बीपीएल वाले हैं जिनके पास तो ये रिसोर्स है ही नहीं। ठीक है, और वो सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। और वो बेचारे किसकी सजा भुगत रहे? जो एसी आप चला रहे हो उसकी सजा वो भुगत रहे। उन्हें तो चलाया भी नहीं। आपका मतलब डेवलप्ड कंट्री की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऐसा कर दिया कि उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? जितने भी गरीब देश हैं सब भुगत रहे हैं आज। उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं था। तो हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमेशा कैसा होना चाहिए? इको फ्रेंडली होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम चलें। और ये बात हमको शुरू से बताया जा रहा है। दूसरा चीज, इसके आगे अगर पॉइंट देखें तो क्या समझ में आया हमें कि वो लोग क्या करते थे? पौधों को सेग्रीगेट किए, अलग किए पहले पौधों को, फिर जानवरों को अलग किए कि इनको पाला जा सकता है, और जानवरों और पौधों इन दोनों के साथ मिल करके रहना सीख लिए। इसे क्या कहते हैं जो हम बार बार कहते रहते हैं? को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व। क्या उन्होंने सबको मार दिया, सारे जानवरों को, या सारे जंगल काट दिए? नहीं, उनके साथ कैसे रहते हैं इस हैबिट को अपने अंदर डेवलप कर लिया। हालांकि शुरू में खतरनाक थे, उनके लिए दिक्कत थी, लेकिन फिर भी क्या किया? उनके साथ क्या कर दिया? एक सामंजस्य बनाया और उस सामंजस्य के साथ जीवन शुरू कर दिया। और उन जानवरों को भी उसका लाभ हुआ, पौधे भी हमारे पास कृषि के रूप में पौधे भी हमको मिल गए, खाद्यान्न भी मिल गया, और उनका विकास भी चलता रहा। आज का डेवलपमेंट क्या कोएग्जिस्टेंस पे काम कर रहा है? अरे पहले नहीं कर दिए। अभी बोला था ना, कोई सवाल पूछा जाए तो ऑब्जर्व तो करो पहले। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए वो आप कंट्री जगह जगह देख रहे हैं, जैसे इजराइल में वार चल रहा है, यूक्रेन में वार चल रहा है। क्या ही जरूरत है भाई लड़ने की आपस में? तुमको कौन सी चीज की कमी है खाने की? माने यूक्रेन और रसिया को कोई दिक्कत है, कोई कमी है क्या? तो झगड़ा किस चीज के लिए होता है? मान लीजिए पहले लोग हंटर थे और कोई शिकार होता था तो उसके लिए झगड़ा उगड़ा कर लेते थे। आज क्या दिक्कत है भाई आपको? आप बम गिराए जा रहे हो, मिसाइल चलाए जा रहे हो, क्या उससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ रही? किस लिए? क्योंकि सह-अस्तित्व की भावना नहीं है। क्या दिखाना है? केवल कि डोमिनेट होना है, बस इतना ही, कि हम सबसे बड़े, आई एम द बेस्ट, इसी चक्कर में। और बाकी लोग अमेरिका टाइप के हैं, कुछ वो लड़वाते रहते हैं कुछ को, क्योंकि उनको क्या बेचना है?
वेपन्स बेचने, अपने हथियार बेचने, तो पीछे से उकसाते रहेंगे तो चलो मारो मारो, हम हैं तुम्हारे साथ, है ना। तो क्या क्या दिक्कत आ रही है आज के टाइम पे? इतना पढ़ने लिखने के बाद, इतना सब कुछ हम लोग 2-2 वर्ल्ड वार देख चुके हैं, इतना बड़ा इतिहास हम देख चुके हैं, फिर भी हम नहीं सीख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। अगर हम सह-अस्तित्व तो आज भी सीख जाएं तो पहली चीज तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी खत्म हो जाएगी और पूरे वर्ल्ड में एक पीस आ जाएगा, है कि नहीं? तो अगर आप निष्कर्ष में लिखोगे इस चीज को तो ये इंपैक्ट अच्छा डालेगा खराब? अच्छा, ठीक। और ये सब चीजें कैसे आएंगी? क्लास ना अटेंड करने से, ठीक है। क्लास अटेंड करेंगे तो नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो क्या होगा? नीट ठीक से नहीं आएगी, नीट ठीक से नहीं आई तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो नींद अच्छी लेना है, क्लास भले छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली हम आपको यही सिखाना चाहते हैं, इसलिए 1 घंटे का टाइम लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते आपका, क्योंकि आप लोगों को जो बाइडेन वगैरह से भी मीटिंग करनी होती होगी, तमाम चीज़ें हैं सब। कल प्रेजेंटेशन में मात्र 4 लोग आए थे, उनको अच्छा लगा होगा थोड़ा बहुत, अब फिर गायब हो गए 2 उसमें से। नहीं, हमने बोला था, उसी दिन क्लास में बोल दिया था। कोई बात नहीं, आज दे दीजिएगा, एग्जाम लेने के लिए तो हम हमेशा खड़े, ठीक है। इसके अलावा और क्या निकल सकता है? उससे हम क्या सीख सकते हैं? और कि शिफ्टिंग कैसे हो रहा है। जब भी डेवलपमेंट होता है तो हमारी शिफ्टिंग होती जाती है। जैसे हम लोग घुमंतु से कहाँ हो गए? अस्थायित्व जीवन पे आ गए। अस्थायी जीवन से ग्रामीण परिवेश विकसित हुआ, गांव का विकास हुआ। गांव के विकास के बाद अब क्या होगा? शहरों का विकास होगा, नगरों का विकास होगा। और आज के टाइम पे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब तो मेट्रो सिटी और तमाम चीजें बन गई, लेकिन अब इसके बाद कहाँ जा रहे हैं? क्या बोल रहे हो? अदर कंट्री में तो जाते ही हैं वो तो। हाँ, इंटरप्लेनेटरी शिफ्टिंग हो रही है। ये पॉइंट डालिए आप लोग कि जब विकास के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं तो अब हम इंटरप्लेनेटरी शिफ्टिंग कर रहे हैं, यानी कि अंतर ग्रही जो कहते हैं, जाना चांद पे तमाम प्रोग्राम चल रहे हैं कि वो करेंगे। टूरिज्म चल ही रहा है आपके यहाँ, ठीक है, स्पेस टूरिज्म आ गया है ना, आप तो पढ़े ही होंगे। तो ये क्या है? डेवलपमेंट ही तो है जो एक जगह से शिफ्ट कर रहा है। तो अगर आपको कभी दिखाना हो विकास का क्रम, ऐसे कोई पूछे कि कहां से, तो आप लोग क्या कहते हो? हम लोग पत्थर के युग से आज प्लास्टिक के युग तक पहुंच चुके हैं। तो इसी को अब एक बच्चा और लिख देगा कि हम लोग पत्थरों के युग से आगे बढ़ते हुए दूसरे प्लेनेट तक पहुंच चुके हैं। तो उसका मार्किंग आपसे ज्यादा बेहतर होगा। समझ आ रही है? क्योंकि एक एक पॉइंट से लड़ना है। यहां पे पॉइंट में सिलेक्शन होगा और नहीं भी होगा, क्योंकि सीट कम है और कैंडिडेट ज्यादा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वे फॉरवर्ड निकालना होता है। जब आप पढ़ रहे हो तो उस चीज को कैसे समझोगे, क्या करोगे, उस चीज से हम लोग ये निकाले कि अभी 2 चैप्टर में हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, किस तरह की चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखेगा। नवपाषाण काल से लेकर वर्तमान तक, बोलना, नवपाषाण काल से लेकर वर्तमान तक कृषि के विकास क्रम को चित्रित कीजिए। ड्रॉ अ पिक्चर on the development of agriculture
फ्रॉम नियोलिथिक पीरियड टू टिल टुडे। इसको 250 वर्ड में लिखना है, 250 वर्ड में लिखना है, ठीक है। मेन मेन पॉइंट होने चाहिए और लिख के दिखाया करिए, अपने पास मत रखा करिए, ठीक है। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आए हैं और अपना वे फॉरवर्ड भी इसमें देना है। अभी मैंने बताया ना कि निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आपका इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन उन चैप्टर से बनाया था मैंने, कुछ देख लीजिए, आपके पास पहुंच गया होगा अब तक। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ठीक है, तीनों सही है पहले। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कौन दे रहा है? फर्स्ट और थर्ड सही है, और कोई? तीनों सही है, तीनों सही। आप सर? तीनों सही है। आप? पहला और तीसरा सही है, सेकंड थर्ड सही है। आप क्या बोल रहे थे, फर्स्ट और थर्ड? अच्छा, ओनली फर्स्ट, ठीक है। थोड़े थोड़े देर में बदलता जाता है विचार आप लोगों का। आप बताओ। सेकंड सही है, ठीक है। इसमें फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड गलत है, क्योंकि तीव्र धार वाले औजार जो है वो नवपाषाण काल में बने, ठीक है। आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी होती तो वहां पे दिख जाता, ठीक है। थर्ड गलत है, क्योंकि ये जो शार्प एज्ड है ये नियोलिथिक पीरियड का है, ना कि मेसोलिथिक पीरियड का। हाँ, आरी और कुल्हाड़ी उसका मेन था, तभी ना मैंने बोला कि आरी और कुल्हाड़ी में तभी तो हैंडल लगाओगे। आरी काटने वाली तो हैंडल की जरूरत पड़ती है ना, तो मेसोलिथिक पीरियड में हैंडल का यूज करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो हैंडल लगाओगे किसमें? वैसा हथियार होगा तभी तो लगाओगे। कुल्हाड़ी भी देखा होगा, बिना हैंडल के चला सकते हो उसे, ठीक है। आरी इसमें से कितने लोगों ने देखा है, जरा बताइएगा। सब लोग देखें, चलो बढ़िया। हम सोचे थे बहुत लोग नहीं देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और दो सही, और जी फर्स्ट सेकंड सही। आप क्लास में तो नहीं रहती हैं ज़्यादा, कैसे कर रही हैं, अंदाज से या रियल में मतलब पता है? हाँ, अच्छा, घर पे पढ़ लेती हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। और कोई? फर्स्ट और सेकंड, अच्छा। केवल लगा दिया है तो आप लोग उसके कारण तो नहीं छाड़ दे रहे हो उसे? पहला और तीसरा, अरे तो हर ओनली गलत हो जाएगा ये। अरे बताएगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर जगह आप उसी को अप्लाई कर लो। हालांकि गलत हो भी सकता है, तो
हम ये नहीं कह रहे हैं कि सही होगा या गलत होगा, लेकिन ठीक है, आप लॉजिक बताओ उसके पीछे क्या कह रहे हो। क्या? अच्छा, एग्रीकल्चर था, तो एग्रीकल्चर वही डोमेस्टिक पर्पज ही तो आता है, और क्या। हंटिंग, ये पॉइंट आपका बनेगा। हाँ, गाय वाला पॉइंट गलत है। उस दिन बताया भी था मैंने। ठीक है, इसमें थर्ड केवल गलत है, बाकी 1 और 2 सही है। देखिए क्या पढ़ा है तुमने, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ट्रांसलेशन का थोड़ा सा रियरिंग होगा, वो ट्रांसलेशन करने में इधर उधर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। दोनों सही है, सब लोग सहमत हैं? दोनों सही है। चयनात्मक सिद्धांत क्या होता है? इस समय कोई थियरी जो करंट में, करंट मतलब किसका? डार्विन का। डार्विन का सिद्धांत चयनात्मक था, क्या था? ठीक बता पा रहे हो? जान तो रहे हो लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। कोई और बताएगा क्या था डार्विन का सिद्धांत? कोई भी? ये इसलिए जानना जरूरी है, ये क्वेश्चन मैंने दिया भी था इसलिए क्योंकि यही एक सिद्धांत है जिसने तबाही मचा दी पूरी दुनिया में। हाँ सही कह रहे हो, वही चीज इसमें वही था कि बोलता है कि जो मजबूत होता है ना वही सेलेक्ट होता है, नेचर उसी को सेलेक्ट करती है। यानी कि जो बेकार हैं, जो कमजोर हैं, वो क्या हो जाएंगे? कहता है खत्म हो जाएंगे, यानी कि उनको नहीं रहना चाहिए। और क्या वेलफेयर का जो प्रिंसिपल है इसको सपोर्ट करेगा कभी? वो तो कहता ही यही है कि सबसे पहले किसको उठाओ? जो कमजोर है ना। और इस प्रिंसिपल पे इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों, जो वेस्टर्न कल्चर था उसमें हंटिंग बहुत बड़े पैमाने पे होने लगी। आगे एनसीईआरटी बताएगी इसको। एक एक दिन में 50-50, 100-100 शेर मार देते थे वो लोग, और बहुत अपने को प्राइड फील करते थे कि मतलब हमने ये कर दिया। फिर जंगलों को काटना डेवलपमेंट के नाम पे, ठीक है, और आज भुगत रहे ना। तो आए फिर बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, है ना। तो वो जो प्रिंसिपल था ये बहुत खतरनाक था अपने आप में। इसीलिए किसी भी प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा पकड़ के नहीं बैठ लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि उसका आउटकम क्या हो सकता है। और आज बहुत बुरी कंडीशन में आ गए हम लोग। आगे
इसमें दोनों सही था, फिफ्थ वाला बताइए। फिफ्थ में सारे सही हैं, बहुत बढ़िया। सभी लोग सहमत हैं? 4 गलत है, 1 2 3 सही है। ठीक से पढ़ लिया करिए, ट्रेड हो रहा था उस समय। ठीक है, इसीलिए तो मैंने बीच में डाल दिया, फ्लो में सब सही हो जाएगा। तो इसका 4th गलत है, 1 2 3 सही है। छठी क्लास के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, देखो ये लोग, यही तुमसे बड़े हैं ना, सब पढ़ के आए हैं। 6th क्लास का क्वेश्चन नहीं हो रहा इन लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से हमेशा पढ़ना चाहिए, कोई भी समस्या हो ध्यान से देखना चाहिए। अभी वही सिखाएंगे, ऑब्जर्वेशन पहला प्रिंसिपल है आपका। सिंपल क्वेश्चन भी हो तो भी एक बार पढ़ लेना चाहिए। बताइए आंसर। सेकेंड और थर्ड सही है, फर्स्ट गलत है। सब लोग सहमत हैं? ये लोग बता रहे हैं कि फर्स्ट और क्या बोल रहे थे, फर्स्ट और सेकेंड, सेकेंड और थर्ड सही है। अच्छा, और बाकी फर्स्ट गलत है। सब लोग यही कह रहे हैं ना? ठीक है। अरे हमने कहाँ बोला, अभी तो आप लोगों ने बोला है। फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड नहीं सही। अभी जवाब आने बाकी है। और किसी का जवाब आएगा अभी? हाँ, तीनों सही, बहुत बढ़िया। हो गया सबका? बताओ भाई, क्या? केवल दूसरा सही है, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ लिख दिया गया है, ओनली लगा देना चाहिए था, तो थोड़ा आप लोग ट्रैप हो जाते, लेकिन छोड़ो, जाने दो। जले हुए अनाज के दानों से ही यहाँ एम्फेसाइज किया गया है, तो केवल जले हुए दानों से ही केवल विभिन्न फसलों की जानकारी मिलती है, और कोई एविडेंस नहीं हो सकता है। ओनली नहीं है, बट देखिए, इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस क्रॉप कैन भी, ठीक है। मे भी नहीं लिखा है, कैन भी लिखा है। हमेशा ओनली नहीं देगा। आप बुद्धिमान हो गए हो ना, तो हम भी तो बुद्धिमानी करेंगे। जो चीज आसानी से पकड़ लेते हो काहे लिए देंगे, है ना? तो और भी एविडेंस तो हो सकते हैं ना, बिल्कुल। पहला इसलिए गलत है क्योंकि पूर्वी छोर है, पश्चिमी नहीं है उसमें, ठीक है। और बाकी तो ये तो पता ही है, तो थर्ड वाला तो सही है, क्योंकि उसका साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं हम लोग, कार्बन डेटिंग बताया था उस दिन, है ना? तो इसका कौन सा सही है? केवल थर्ड, केवल वही है और कुछ नहीं है। बिना जले हुए अनाज भी तो मिले हैं भाई। केवल का प्रयोग नहीं हुआ, दानों से ही, हाँ, शो कर रहा है, एम्फेसाइज है उस पे, ठीक है। तो हर जगह केवल क्यों लगा देंगे भाई? बता तो रहे हैं, अभी तो बताया कि आप बुद्धिमान हो गए, तो हम नहीं बुद्धिमानी करेंगे। अगली बार वाले अगले अटेम्प्ट में समझ में आएगा आपको, अच्छा हाँ ये गलती हो गई, तब तक सुधरोगे तो हम एक कदम और आगे बढ़ चुके होंगे। हम तो फेल करने ही बैठे हैं, हम कौन सा पास करने बैठे हैं। जरा स्कोर बताएंगे आप लोग, कितना हुआ किसका? हाँ, एक और कर लीजिए।
7th क्वेश्चन क्या था, हमको नहीं मिला है क्या? नहीं, आप लोगों को 2 पेज मिला, मुझे 1 ही पेज मिला। क्या था क्वेश्चन, देख रहे? हाँ, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। फर्स्ट और सेकंड, 1 and 2 ओनली। और कोई? सेम है, ठीक है। ऑडियंस पोल के साथ जा रहे हो? इन लोगों पर भरोसा मत करना, ये सब गलत कर रहे हैं। सेकंड और थर्ड, केवल पहला सही है आपका। हाँ, नहीं, उन्होंने बोला, हमने नहीं बोला, अभी हम नहीं बोले। हो गया सबका? चलिए देखिए, पहला क्या लिख रहा है कि जौ और गेहूं की खेती वहां पे इसलिए होती थी कि वहां पे पर्याप्त वर्षा होती थी। है ऐसा? कहाँ लिखा था एनसीईआरटी में कि वहां बहुत वर्षा होती है? और जहां बहुत वर्षा होती है वहां जौ और गेहूं होता है, वहां राइस होता है। देखा, बोला नहीं आता इन सबको कुछ। दूसरा, मेहरगढ़ के चौकोर तथा आयताकार मकान लोगों के रहने, जानवरों के रहने और अनाज के भंडारण। तो एनसीईआरटी में तो केवल ये दिया है कि लोग रहते थे और में भी भंडारण में यूज करते थे। ये कहां दिया कि जानवर भी उसमें रखते थे? और कौन जानवर घर में रखता है भाई? 4 कमरा बनाओ, 1 कमरे में जानवर रखोगे? उसके लिए तो अलग व्यवस्था होगी ना कहीं। और उस समय तो वैसे भी लोग बाहर रखते हैं। गांव में अगर आप रहते होगे तो बाहर ही रहते हैं जानवर। अब आजकल कुत्ता आप लोग पाल रहे हो, घर में रख रहे हो, तो इसका मतलब थोड़ी है उस समय से रखते थे। क्या? हाँ, बताया तो है। वो छोड़ दीजिए, मान लीजिए स्ट्रक्चर छूट गया होगा, लेकिन जो गलत पॉइंट है उसको तो पकड़िए। ठीक है, अगला, ये भी गलत है। कैसे? तो क्या जानकारी मिलती है जब वो दफना रहे हैं तो उसके साथ में बकरी दफना दे रहे हैं कि जाएगा तो खाएगा? कहां कहां जाएगा? कोई और है ना जगह? तो इसी को तो पारलौकिक सत्ता कहते हैं, और क्या कहते हैं? आप लोग भी तो यही मानते हो कि कोई दुनिया है, ठीक है, कि जहां लोग जाते हैं मरने के बाद। तो वो भी तो कर रहे हैं यही, दफनाया ना बकरी को उसके साथ। रीबर्थ अलग चीज हो गया बेटा, ठीक है। रीबर्थ होता तो वो लोग उसके डेड बॉडी को मम्मी टाइप का, जो सुना है कॉन्सेप्ट आपने, वो होता। उसमें ये होता कि फिर से लौट के ये आएगा। और इसमें तो ये हो गया आएगा नहीं, कहीं और जा रहा है, वहां पे उसको खाने पीने की और आवश्यक चीजें दे दो कि वहां भी इसको दिक्कत ना हो। मटन वटन चिकन की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? रीबर्थ अलग चीज हो गया। रीबर्थ में मम्मी सिस्टम था कि उनको लगता था कि एक दिन तो ये, इसकी आत्मा फिर आएगी और जिंदा होगा और फिर से हम लोग हंसी खुशी रहेंगे। आज तक तो हुआ नहीं, ठीक है। अब स्कोर बताइए, किसका कितना सही हुआ था? 3 गलत 7 में से, यानी कि 3 निगेटिव कर दो और 3 पे 3 काट दो, 1 सही। बहुत अच्छा स्कोर है। और किसका? आप अपना स्कोर बताओ। 2 ठीक है, तो माइनस में
4 सही 3 गलत, तो 3 तो 1 इफेक्टिव। चलो देख लीजिए, 6 क्लास की एनसीईआरटी 3 बार पढ़ चुके हैं, उसके बाद की कंडीशन है, कोई माइनस में जा रहा है, कोई 1 नंबर। अगर इस पे आप लोग भरोसा करते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा तो कैसे होगा। इसीलिए बार बार फोकस कर रहा हूं कि ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दीजिए। आपकी क्या कमी रही है इसमें, केवल कि ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया। सामने ही तो था लिखा हुआ सब कुछ, एनसीईआरटी में क्लियर लिखा है ना, और उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आप अपनी अभी भी इस लायक नहीं हो पा रहे हो कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सको। तो वैसा बनना पड़ेगा ना आपको, वो डायमेंशन टच करना पड़ेगा, और यही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, वो धीरे धीरे आता है, एक दिन में आएगा भी नहीं, कि परेशान मत हो जाइएगा कि नहीं हमारा प्रीलिम्स तो होगा ही नहीं। लेकिन ये सब क्वेश्चन आप रखे रहिएगा, रिवीजन में काम आएगा, और मे भी इनमें से पूछा भी जाए, क्योंकि क्वेश्चन ही हम खुद ही बनाते हैं, कहीं आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, एक मेंस का क्वेश्चन दे ही दिया है आपको, और प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि एक बार फिर वो दोनों चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर समय हो तो, जो कि आप लोगों के पास रहता नहीं है। ठीक है, अब आगे के चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ये कि गांव और शहर में अंतर क्या है, मैम आप बताइए। अब हम लोग नगरों की तरफ बढ़ेंगे, नगरों का विकास, अगला चैप्टर यही है। आरंभिक नगर, ठीक है, इन द अर्लिएस्ट सिटीज। तो क्या डिफरेंस आपको, एक डिफरेंस, हाँ आप ही से पूछे, एक डिफरेंस कोई बताइएगा। क्या कह रही, शहर में क्या मिलेगा और गांव में क्या मिलेगा? नेचुरल, मतलब गांव में, आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम। तो गांव में प्राकृतिक चीजें मिलेंगी और शहर में विकास देखने को मिलेगा। ठीक है, एक अंतर आप बताएं, एक अंतर बताना। सर गांव में मतलब वातावरण अच्छा होता है, नेचुरल होता है, और शहर में डेवलपमेंट के कारण मतलब प्रदूषण भी हो जाता है। ठीक है, आप एक अंतर बताइए। बहुत अच्छा पॉइंट, ठीक है, आप? बिल्कुल, हाँ। समझ नहीं पा रहे हैं आप, क्लासिफाई करके बताओ, गांव में ये, शहर में ये। मेरी जॉब नहीं, हाँ अच्छा, जॉब अपॉर्चुनिटी बताया ही उन्होंने, आप कोई और पॉइंट बताओ। कहाँ, कहाँ पे? ठीक है, तो पूरा सेंटेंस बनाओ, बोलो ना, क्यों आधा रख रहे हो? शब्दों में कंजूसी नहीं, लिखने में करना, वहाँ 150 वर्ड में आएगा तो। क्या क्या होता है? अच्छा, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व बना के काम होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप? ठीक है, आप अर्थव्यवस्था के आधार पे विभाजित कर रहे हैं, आप बताइए। हाँ हाँ, आपके बाद आप। ठीक है, शहरों में क्या मिलता है? ये सब क्या होता है? सेंटेंस पूरा बोलिए, ठीक है। मेरा उद्देश्य आपका बुलवाने का यही है, नहीं तो मैं ही नहीं बता देता डायरेक्ट। आप अपनी कमियां पकड़िए इसमें,
जैसे आप दोनों लोग मतलब बीच में बोल रहे हो, जब सेंटेंस बोल रहे हो तो बोल रहे हो मतलब, क्या मतलब? पूरा सेंटेंस बोलो ना ठीक से, है ना? आप बोलिए, उसके बाद ऐसा ही पूरा बोलिए। आप बताइए। यस, ठीक है। बस बस एक अंतर गांव में, शहर में और गांव में। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन केवल टेक्नोलॉजी ही बेस्ड होता है या और भी कुछ हो सकते हैं? क्या हो सकता है? ठीक, और थॉट प्रोसेस कैसे? ठीक है, जो सबसे पहले बताना था वही सबसे लास्ट में बताइए। विवेकानंद को पढ़िए, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब सबसे पहले उन्होंने ही समझा है इसको, यही तो निकलवाना है। मार्किंग तो वैसे ही होगी, आप जानते हो, उनको पता है, मेंस दे के आए हो, इंटरव्यू में बैठे हो, पता ही है। लेकिन ऑर्डर सीक्वेंस इधर उधर हुआ, मार्किंग वैसे ही हो गई, ठीक है। हमारे जो स्पेशली हमारे जो सभ्यता में और संस्कृति में मॉडर्नाइजेशन का डेफिनेशन है वो सीधा सीधा यही है कि थॉट प्रोसेस के बेसिस पे। हम कपड़े को देख के मॉडर्नाइजेशन को जज नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक है, गांव और शहरों में जब देखोगे तो सबसे पहले तो यहां हम आ रहे हैं। अब सिटीज बनी कैसे होगी भाई? गांव तो बन गए थे, अब धीरे धीरे गांव में डेवलपमेंट हो रहा था, तो कौन सा काम वहां सबसे ज्यादा होता है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखो तो प्राथमिक क्षेत्र, जिसको आप कृषि कार्य कहते हो और पशुपालन कहते हो, यही तो हो रहा है। अब धीरे धीरे, पहले तो उनको क्या था कि खुद के लिए प्रोडक्शन करना था, खुद के लिए उत्पादन करना था कि हम अपना जीवन निर्वाह कर सकें। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी टेक्नोलॉजी और डेवलप होने लगी होगी, जब तकनीक और विकसित होने लगा होगा, तो क्या होने लगा होगा? अनाज अब ज्यादा मात्रा में उत्पादन होने लगा। जब कोई भी चीज ज्यादा होती है, यानी कि सरप्लस होती है, अधिशेष कहते हैं हिंदी में उसे, तो क्या करोगे उसका? यहां पे भंडारण की बात आ रही थी कि भंडारण की समस्या थी, और हमने आपसे पूछा भी था कि इंडिया में आज भी भंडारण की समस्या चल रही है, स्टोरेज की प्रॉब्लम चल रही है। तो अब वो क्या करेंगे, जब सरप्लस कोई चीज होती है, ज्यादा कोई चीज होती है, तो व्यक्ति उसको ट्रेड में यूज करता है। यानी कि देखो, एक चीज का बाई प्रोडक्ट अपने आप दूसरा चीज निकल के आ रहा है। पहले क्या थे, इधर उधर जंगल में घूमते थे, फिर स्टेबिलिटी आई एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर में अब सरप्लस होने लगा है। अब सरप्लस हो रहा है तो क्या होगा? ट्रेड खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रेड होगा तो कहां जाएंगे? कोई जगह होती होगी ना जहां पे ले जा करके कॉमन जो आवश्यकता होती हो, किसी के पास कुछ होता होगा, किसी के पास कुछ होता होगा, जिसे आप लोग बार्टर सिस्टम कहते थे। इकोनॉमिक्स में कहते हैं ना कि सामान के बदले सामान देना, ठीक है। तो किसी को मान लीजिए बर्तन चाहिए और किसी के पास अनाज है, तो दोनों का जब मैच करेगा तो वहीं पे ट्रेड धीरे धीरे शुरू होगा। लेकिन कोई कॉमन जगह बनाना पड़ेगा ना, अब आपके घर आके तो कोई देगा नहीं। तो जब कॉमन जगह आप बनाना शुरू करते हो तो उस समय ट्रांसपोर्टेशन की भी एक बड़ी समस्या थी कि ट्रांसपोर्टेशन इतना फास्ट नहीं था। भाई दूर जाना है तो आप किससे जाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा बुलक कार्ट यही बनाया होगा उन लोगों ने, और ही क्या ही बना लिया होगा। तो उससे आप जब जाते हो दूर तो वापस क्या सेम डे में वापस आ सकते हो? मुश्किल है, आने और जाने दोनों में समय लगता है। तो आप धीरे धीरे वहां पे क्या होता है कि स्टे करने की एक नीड पैदा हो जाती है कि यहां रुकना चाहिए, रुक जाते तो ज़्यादा बेहतर होता, सिक्योरिटी भी वहां पे चाहिए। तो धीरे धीरे यहां पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। किस काम के लिए? कि वहां पे जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो रुके
ठीक है, और उनको प्रॉपर सिक्योरिटी मिले और वो अपना काम प्रॉपर तरीके से करके जा सके। समझ में आ रहा है? तब इसके लिए क्या चाहिए, एक सिस्टम बनेगा तभी तो होगा कि जो सिक्योरिटी भी देखे और जो उनका अरेंजमेंट भी करे, ठीक है, और जो ट्रेड को कंट्रोल भी करे। अगर कंट्रोल वे में चीजें नहीं होंगी तो क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगा, अराजकता आ जाएगी फिर, और धीरे धीरे सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो अपने आप यहां पे अब किस चीज की नीड आ रही है कि ये सिस्टम बनना चाहिए। अब ये सिस्टम क्या क्या देख सकता है, आज का वही सिस्टम क्या है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटिकल देखता है, आपका इकोनॉमी को भी देखता है, आपके सोसाइटी को भी देखता है, कल्चर को भी हैंडल करता है। तमाम मिनिस्ट्री है, यही तो काम कर रही हैं आपके यहाँ, ठीक है। वही हाल अब वहां पे क्या है कि धीरे धीरे एक सिस्टम की नीड होने लगी, तो कोई ना कोई सिस्टम तो जनरेट हुआ होगा, ठीक है। और वो कैसा सिस्टम होगा, किस तरह से काम करेगा, कैसे मैनेज करेगा, इस बात की जानकारी कहां से मिलेगी हमको, जब उस टाइम की स्टडी हम लोग करेंगे, उस समय के आर्कियोलॉजिकल जो चीजें मिलेंगी उनकी स्टडी करेंगे, तो उनको देख करके हमको पता चलेगा कि किस तरह का सिस्टम रहा होगा, ठीक है। तो ये अगली क्लास में देखेंगे हम लोग, ठीक है। और एक बार फिर से पढ़ के आइएगा, ध्यान रखिए। चैप्टर 3 पढ़ के आइएगा और 1 और 2 भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। प्रेजेंटेशन कौन देना चाहता है, आइए। आपने नहीं किया उमर, यस या नो? क्यों? नहीं नहीं, आप खड़े हो, मैं पूछ रहा हूं अभी। नहीं, देखना कुछ नहीं है, रख दीजिए, वहीं रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उधर अपने ऑडियंस की तरफ, उधर उधर देखिए, हमारी तरफ नहीं। हाँ, क्या है आपका कॉन्टिनेंट बताइए। इनका कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका है। आप सर नॉर्थ अमेरिका से क्वेश्चन करिए कुछ। यस, जो नहीं आए उस पर सॉरी बोलना है, पूछिए। अरे बोल दो कि कौन सी कंट्री आती है नॉर्थ अमेरिका में, पूछिए। ऐसे नहीं, मैम नॉर्थ, आप लड़कों को सर और लड़कियों को मैम बोलना सीखिए, ठीक है। वहां आदत डालिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैम नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? यूएसए क्या होता है? ठीक है, बोला था ना शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, आप कुछ पूछिए नॉर्थ अमेरिका से क्वेश्चन। नहीं, ये पूछ रही हैं मैम। अरे तीनों की कैपिटल ही पूछ लो, जल्दी पूछो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अमेरिका नहीं, अमेरिका तो कॉन्टिनेंट हो गया। यूएसए अगर पूछना है तो आप पूछो, संयुक्त राज्य अमेरिका। हाँ, चलो कोई बात नहीं, कुछ और पूछ लो, नदियों रिवर वगैरह के। हाँ पूछो सोनू। अभी तो बताया था। अच्छा, वैसे नहीं बता पा रहे हो, ठीक। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, हो गया। आप पूछिए मैम।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यस, माउंट मैकनली। बहुत बढ़िया। आप? यस, माउंटेन जो आपका रॉकी माउंटेन है वो किस लोकेशन पे है? वेस्टर्न कॉर्डलास में लाई करता है। डैम है नॉर्थ अमेरिका की लैटिट्यूड और लैटिट्यूड है 5 मिनट नॉर्थ टू 20 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से एंड लॉन्गिट्यूड 20 टू 189 मिनट आप वेस्ट। चलिए। सॉरी तेज बोलिए, सुन नहीं पा रही हूँ। सॉरी सर, आई एम नॉट ऑडिबल। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। 7 कंट्रीज यूएसए कनाडा। सॉरी कोई बात, पूछिए। प्रिपेयर्ड रखिए कि किसी के पास आ सकता है, जल्दी से। हाँ, पूछो। नॉर्थ इंडिया नहीं बेटा, नॉर्थ अमेरिका चल रहा है। हाँ, पूछो। क्या है, क्या मिलता है? अच्छा, फूल। भाई इतना भी नहीं पूछा जाता यूपीएससी में। ये पूछो, रिवर के नाम पूछो। पूछो कि 2 रिवर का नाम बता दी, बड़ी 2 रिवर का नाम। मिसिसिपी एंड मैकेंजी। ठीक है, नाम सुने थे कभी? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुन लोगे। और कौन पूछेगा? हो गया, आप पूछिए। पूछिए पूछिए, जल्दी पूछिए, कुछ कुछ भी पूछिए। जी, क्यों नहीं पूछ पाओगी? बोलो तो सही, एक बार, एक बार बोलो। बोलो कनाडा, ऊपर से नीचे तक ऐसे मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आप ऑर्डर लगाइए कंट्री का। बोलो, यही बोलो। नॉर्थ अमेरिका चारों तरफ से महासागर से जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, आर्टिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कैसे कर रही हो, नहीं पूछ पाऊंगा? पूछ तो रही हो। नहीं डरना है, ठीक है, पूछना है, बोलना है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू। कैसा फील हो रहा था? लग रहा था ना बस बच के निकल ले। सोचिए वहां जाएंगे तो क्या हाल होगा। सर नहीं बस ये लग रहा था कि ये डायमेंशंस लिमिटेड थे और क्वेश्चन कहीं से भी राइज हो सकता है। बिल्कुल, तो धीरे धीरे हैबिट बना लेना है। और मैंने बोला है सॉरी है उसके लिए, लेकिन अभी हैंड मूवमेंट और बाकी पोस्चर पे काम करना है बहुत। वो इंटरव्यू सेशन जल्दी ही होगा, तो उसमें हम आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, आप लोग प्रेजेंटेशन क्यों नहीं दोगे? कल? ये सा क्यों, एक दिन करिए ना, ऐसा रोज रोज यही काम होगा क्या? अब दूसरा कॉन्टिनेंट करना है आपको। आप ले लीजिए यूरोप। ठीक है, आइए, वेलकम। और सबको करना है भाई इंटरव्यू, अब बाकियों को नहीं देना है क्या? कॉन्टिनेंट बताइए अपना। इनका कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका है, इनसे क्वेश्चन आप करेंगे। हाँ, पहले 5 कॉन्टिनेंट के नाम बताइए। ठीक है। ये क्या है, इधर से चलते हैं? हाथ नीचे ऐसे बोलते हैं, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, ऐसे बोलिए ना। सूरीनाम, गुआना, वेनेजुला और पेरू, चिली, बोलिविया और कोलंबिया। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, आप आयोग थैंक यू नहीं बोलता है, वो लास्ट में जाते समय बोलेंगे जाइए। हाँ, तो ध्यान रखिए, आपको आयोग बनाया है हमने इस समय, तो अपने पद का सम्मान कीजिए। आप बताएं। लैंडलॉक कंट्री का नाम? हाँ, पराग्वे है और
कोई बात नहीं, पराग्वे ही है एक कंट्री, और बोल्विया है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप पूछिए। सबसे अंतिम छोर पे, अच्छा दक्षिणी छोर बोलिए ना ऐसे। हाँ उसमें दक्षिण छोर में अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की कैपिटल बताइए। अर्जेंटीना की ब्यून आयंस करके कुछ है। कुछ करके तो होगा नहीं, ब्यून आयंस, नहीं आ रहा है तो सॉरी बोल के निकल जाओ, स्किप कर सकता है बेटा, मैंने सिखाया ही बात, ठीक है। नहीं बोलने आ रहा है बाद में समझ लेंगे उसे, ठीक है। यहाँ मैं यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं कि नहीं यही है, फंस जाओगे। हाँ टिटिकाका झील है, और माराकाइबो, ठीक है, माराकाइबो बढ़िया। और वेनेजुला में है। रिवर्स पे जो पूछिएगा, एशिया का सबसे बड़ा रिवर्स, ठीक है पूछिए। इम्पोर्टेंट साउथ फ्लोइंग रिवर्स। अमेजन रिवर है, जो पर्यावरण के लिए सबसे मतलब विश्व की सबसे बड़ा अमेजन रिवर है। ये कौन पूछा था आपसे? उन्होंने तो बस रिवर पूछा, ये कब पूछा कि बड़ा छोटा लंबा ऊंचा बताइए सब, ठीक है। सॉरी मैम, सर नहीं, क्योंकि वो अगर अपने पे आ गए ना तो बताया ना कि उनसे ज़्यादा नॉलेज तो है ही नहीं आपको, ठीक है। तो बचिए, ठीक है, बस जितना पूछा उतना बोल के निकलो भाई किसी तरह से वहाँ से। मेजर माउंटेन्स ऑफ साउथ। एंडीज पर्वत मेजर है, जो सबसे बड़ा साउथ अमेरिका का वो है। उसकी पीक बताइए, हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक है अकोनकागुआ है, जो उसकी लंबाई है 6960 किलोमीटर। ठीक है, चलिए बैठिए। आप लोग भी ऐसे तैयार करके आइए और देखिए क्या फ़र्क आ रहा है। तैयार है, सब कुछ आता है, लेकिन बोलने में दिक्कत आ जा रही है। कहीं कोलंबिया की जगह कोलंबो बोल दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये क्या है, ये हिचक दूर करना होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। समझ पा रहे हो ना? तो आपकी कमियां मैं आप ही को दिखा दे रहा हूँ। और सोनू, आप क्वेश्चन को उतना ही बोलो जितना पूछा जाए, ठीक है। अगला वो जैसे मान लो मैंने पूछा हाईएस्ट पीक, तो बस बता दो। अब जब मैं पूछूंगा कि उसकी लंबाई ऊंचाई बताइए, तब बताओ, तो क्या हो गया, एक क्वेश्चन वो हो गया, दो क्वेश्चन ये हो गया, तुम्हारा काउंट हो रहा है ना। अब तुमने ये बता के क्या कर दिया, एक ही क्वेश्चन में वो कर दिया अपना, ठीक है। तो क्वेश्चन को ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं बता पाऊं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे तो आपकी मार्किंग बढ़ती जाएगी, ठीक है। और फंसना नहीं है जाके उनके चक्कर में, वो तो घुमाएंगे ही तुम्हें, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे। एक केस स्टडी दे रहे हैं, उस पर सोच लीजिएगा। अगली क्लास शुरू होते ही मैं पूछूंगा उसको। हाँ, डिबेट रह गया और इंटरव्यू रह गया है, नेक्स्ट वीक उसको होगा। आप लोग कॉन्टिनेंट अब चेंज कर लेंगे, ठीक है। कोई एक अपने मन से ले लीजिएगा अलग। कल आप लोग तैयार हैं? कल तैयार हैं डिबेट के लिए? डिबेट का मुद्दा है, मैंने पहले ही बताया था कि भारत में भीख मांगने को, बेगिंग को कानूनन बैन कर देना चाहिए क्या? तो आप सहमत हैं या नहीं है इस पे डिबेट, ठीक है। कल आ जाना तुम भी। हाँ, क्यों, क्लास रहता है क्या तुम्हारा? हाँ, अच्छा दुकान के ऊपर, ठीक है कोई बात नहीं। तब मिठाई लेके आना परसों, सबके लिए लाना है, सोच लेना, ठीक है। हाँ, केस हिस्ट्री सुन लीजिए, उस पर सोच लीजिएगा। एक सिचुएशन ये है आपके सामने कि आपको आपका रिसेंटली अभी एक मेल आया है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, उसके लिए आपको जाना है और ट्रेन से जाना है, आपके पास टिकट नहीं है। आप स्टेशन पर पहुँचे, ट्रेन अब चलने ही वाली है और आप बहुत भीड़ है, तो
आप सेकंड क्लास एसी में घुसना चाहते हैं, वहाँ पे टीटी खड़ा है गेट पे ही, ठीक है, और वो आपको अंदर नहीं आने दे रहा है, कह रहा है नो सर सॉरी, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? और अब धीरे धीरे ऐसी बातों बातों में अब ट्रेन धीरे धीरे चलने भी लगी है, तो इस पे आपका क्या एक्शन होगा ये आपको बताना है। अगली क्लास में मैं आते ही पूछूंगा, ठीक है। थैंक यू।